सके। तो आज तो हिंदू बहुल देश है ही, और इसकी हिंदू बहुल प्रकृति, उस प्रकृति को डिसोन करना सेक्युलरिज्म के नाम पर, इसको मैं गलत मानता हूं। मैं सेक्युलरवाद को गलत नहीं मानता। सेक्युलरवाद का अर्थ अगर इतना है कि सभी धर्मों के लिए आदर, सभी पंथों के लिए आदर। सेक्युलरवाद का अर्थ अगर यह है कि हिंदुस्तान का नागरिक किसी भी मत को, मजहब को मानता हो, राज्य की नजरों में वह समान होगा, बराबर होगा, उसको सुरक्षा की गारंटी होगी, उसको इंसाफ की गारंटी होगी, उसको अपने अपने ढंग से ईश्वर की आराधना करने की पूरी छूट होगी। और उस समय बहस हुई थी कि केवल मात्र उसको आराधना करने की छूट होनी चाहिए या अपने पंथ का प्रचार करने की भी छूट होनी चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि प्रचार की भी छूट होनी चाहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। पर अडवाणी जी, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, हम मानते हैं कि बहुत पॉपुलर हो रही है, आपकी लोकसभा में सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान आपकी पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहे, इसकी क्या वजह है? मुझे यकीन है कि हम 5 साल किसी राज्य में राज करें, 5 साल केंद्र में राज्य करें, तो हमारा आचरण, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, वह इन सारी बातों को तोड़ देगा, जो बातें सब लोग मिलकर के, हिंदुस्तान की सब पार्टियां, और पार्टियां नहीं, हिंदुस्तान का जो एलीट है, सुशिक्षित वर्ग है, उसमें कुछ सेक्युलरवाद के बारे में धारणाएं इतनी बद्धमूल हो गई हैं पिछले 30 सालों में, 50 सालों में नहीं कहूंगा। शुरू में एक ऐसा समय था जब कांग्रेस पार्टी में दोनों धाराएं थी। एक धारा जिसका प्रतिनिधित्व आज हम कर रहे हैं, और दूसरी धारा जिसका प्रतिनिधित्व पंडित नेहरू करते थे, मौलाना आजाद करते थे। दोनों धाराएं कोएग्जिस्ट करती थी। उसमें मैं जानता हूं कि जब गांधी जी गौरक्षा की बात करते थे, ऐसे लोग थे जिनको पसंद नहीं आता था, लेकिन वो मानते थे कि एक दृष्टिकोण है। वो राम राज्य की बात करते थे, मैं गर्व से मैं हिंदू कहता हूं अपने को, मैं सनातनी हिंदू हूं। ये बातें नहीं पसंद आती थी, लेकिन उसको कोई ये नहीं कहता था कि तुम सेक्युलरवाद नहीं दे रहे, तुम सांप्रदायवादी हो गए। लेकिन 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू जी का जो विचार शैली थी, वह विचार शैली केवल कांग्रेस पार्टी पर नहीं छा गई, लेकिन हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग पर छा गई। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जितनी वो धारणाएं थी, वो ऐसी रूढ़ हो गई, जिसको कहते हैं ना एक्सियोमेटिक ट्रूथ, स्क्रिप्चरल ट्रूथ। एनी डिपार्चर फ्रॉम दैट इज हेरेसी। हमको इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा है कि हम जिस समय हिंदुत्व का शब्द प्रयोग करते ही लगता था ये क्या हो गया, इसको क्या बात कर रहा है, हिंदू की बात करता है। हिंदुस्तान में हम में से एक एक के अनेक आइडेंटिटीज है, लेकिन जिस समय वो अगर कहता है मैं हिंदू हूं, तो अपराधी बन जाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के असाधारण वृद्धि में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सर्वसाधारण हिंदू बहुत चोट खाए हुए हैं कि क्या मतलब है। अगर सेक्युलरवाद के नाम पर मेरी हिंदू आइडेंटिटी के बारे में मुझे संकोच करना सिखाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी जो कहती है वो ठीक है। यद्यपि इन दिनों में कभी कभी ये नारा भी लगा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और मुझे याद है कि जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था, और मेरी रथ यात्रा के तुरंत बाद नारा लगते ही मैंने सार्वजनिक रूप से खड़े होकर के कहा था, ये जो नारा लगा रहे हैं वो ठीक नारा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है कि जो आपके लोअर लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनकी वजह से मुसलमानों में ये डर बैठा हुआ है? क्योंकि जहां आपकी यात्रा गुजरने के बाद जो होता है। मैं नहीं मानता हूं। मेरी यात्रा 1990 में हुई
मैं 12,000 किलोमीटर तय नहीं कर पाया, मैंने 10,000 किलोमीटर तय किए। समस्तीपुर में मैं गिरफ्तार हो गया। 10,000 किलोमीटर की यात्रा में एक घटना कहीं पर हुई हो, कोई बता दे तो मैं अपराधी अपने को मान लूंगा। बाद में तो हुए, बाद में भी नहीं हुए, 1992 में हुए। और वो 92 की घटनाएं उस ढांचे के ढह जाने के बाद उन घटनाओं को भी रथ यात्रा के साथ जोड़ा जाता है आज तक भी, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी जोड़ते हैं। 2 साल बाद जो ढह गया ढांचा, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में घटनाएं नहीं हुई, राजस्थान में घटनाएं नहीं हुई, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में जहां बीजेपी का राज था वहां घटनाएं नहीं हुई। घटनाएं मुंबई में, घटनाएं गुजरात में हुई, जिन 2 प्रदेशों में कांग्रेस का राज था। लेकिन देयर इज नो मिक्सेस येट और सस्टेन्ड प्रोपेगेंडा। रथ यात्रा के बाद दंगे हुए, और वो सस्टेन्ड प्रोपेगेंडा आज बड़े बड़े सुशिक्षित लोग जिनको इंफॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए उनके मन में है। मेरे भाषणों के बारे में मैंने हजारों भाषण उसी यात्रा में दिए होंगे। पहले दिन से लेकर के मैंने कार्यकर्ताओं को कहा, देखो इस बात को समझो, देश के मुसलमानों के खिलाफ ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये जो स्यूडो सेक्युलरिस्ट है उनके खिलाफ मेरा आंदोलन है, और जिनमें से अधिकांश हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है। और ये मेरा शुरू का भाषण था, और वो भाषण आखिर तक भी मैंने कहा कि मुसलमान के खिलाफ होना ये हिंदुत्व के खिलाफ है। और दिल्ली की सरकार और वर्तमान राजनीति के बारे में वो ये कहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री बनाया गया है उसका समर्थन नहीं है पार्टी में, उसकी अपनी पार्टी में बन गए हैं किसी न किसी प्रकार से। एक दूसरा भी कारण है, और वो है कि लालू प्रसाद यादव के प्रकरण के कारण जनता दल में एक बहुत उथल पुथल पैदा हुई है, और किसी दिन भी बिखराव हो सकता है। तीसरा एक तत्व है कि जिसका क्या असर होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसकी चर्चा लोग करते हैं। मुझे स्वयं को लगता है कि कांग्रेस में श्रीमती सोनिया गांधी का प्रवेश इस सरकार की अस्थिरता का एक कारण और बनेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत लोगों को चिंता होगी कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, और उस चिंता में से भी उथल पुथल हो सकती है। तो कब तक रहेगी सरकार, कब गिरेगी? मेरा मोटा अंदाजा यह है, पहली सरकार के बारे में था, देवेगौड़ा जी की सरकार के बारे में मैंने तब भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई साल भर निभा पाएगी, और साल भर से पहले वो गिर गई। आज गुजराल जी मेरे मित्र हैं और मैं उनका आदर करता हूं, उनके प्रति सहानुभूति काफी है मेरी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 1997 निभा पाए बड़ा कठिन है। इस रथ यात्रा और उस पहली राम रथ यात्रा में सबसे बड़ा फर्क यही है कि जहां उस रथ यात्रा की तकरीरों में सिर्फ अयोध्या का नाम होता था, इस यात्रा में अयोध्या और राम मंदिर की बात ही नहीं है। इस यात्रा का बीजेपी को चुनाव में क्या उतना ही फायदा होगा, ये तो बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए सुन लें हमारे देर रात की इस इंटरव्यू का बाकी हिस्सा। मैं मास लीडर कभी नहीं माना जाता था। उसका एक प्रमुख कारण था कि मैं अच्छा वक्ता नहीं, अब मैं तो बन गए, हमेशा लिखता था। अब तो बन गए। मैं नहीं, अभी भी नहीं मानता हूँ। और फिर खास करके मैं राजनीति में आया तो प्राय बहुत समय जो है अटल जी के साथ ही रहा, तो इसलिए भी एक कॉम्प्लेक्स मन में डेवलप हुआ, क्योंकि अटल जी तो एक असाधारण वक्ता है, और उनकी असाधारण वक्तृत्व कला के कारण भी मेरे मन में बहुत संकोच होता था, और इसलिए बहुत वर्षों तक तो मैं बोलता ही नहीं था, कभी पब्लिक मीटिंग में नहीं बोलता था, और मुझे लगता था कि मैं नहीं बोल सकूंगा। अब जबरदस्ती मैं बना हूं तो फिर बोलने लगा हूं, धीरे धीरे करके बोलता भी हूं। ये एक पैराडॉक्स ही है कि पाकिस्तान में जन्मे और पले इस नेता को आज ज्यादातर लोग उनके हिंदुत्व से पहचानते हैं, पर पाकिस्तान की यादें अडवाणी के साथ अब भी हैं। मैं अभी भी पिछले इन 50 साल में एक बार गया हूं कराची, और मुझसे जब अम्बेसडर पूछने आए थे, उस समय मैं सूचना प्रसारण मंत्री था, अम्बेसडर पूछने आए कि कराची में कहाँ जाना चाहोगे, तो मैंने कहा और कहाँ जाऊंगा, मैंने कराची देखी है, कराची में जन्म हुआ, कराची में रहा हूँ, लेकिन मैं अपने घर में जाना चाहूंगा जहाँ मैं जिस घर में रहता था, और मैं अपने स्कूल में जाना चाहूंगा जिस स्कूल में पढ़ा हूँ।
और पाकिस्तान सरकार ने बहुत उत्तम व्यवस्था की थी कि वो ढूंढ ढूंढ करके, कि मैंने 42 में मैट्रिक पास किया था स्कूल से, तो 42 में उस समय प्रिंसिपल कौन थे, फादर मॉडेस्टीन थे, अडवाणी को कौन कौन पढ़ाते थे, तो ऐसे 5 टीचर्स जीवित थे, उन 5 को, और वो सब मुझे अच्छी तरह से उनको याद था। अपनी क्लास में मैं अव्वल रहता था इसलिए भी याद था। तो वो सब 5 टीचर्स आए थे, बड़ा भारी रिसेप्शन उन्होंने दिया। खाने पीने में सिर्फ दूध ही पसंद करने वाले इस सादे से नेता को एक शौक जरूर है, सिनेमा। फिल्मों का बचपन में तो बहुत शौक था। कौन सी फिल्मों का? हाँ? कौन सी फिल्मों का? बहुत फिल्मों, सब प्रकार की फिल्मों का। लेकिन बीच में फिर संगम में आने के बाद मैंने फिल्में देखनी छोड़ दी। और आप मैंने 15 साल, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 15 साल एक भी फिल्म नहीं देखी, 15 साल। और अचानक मेरे मामा थे, वो मुझे बहुत आग्रह पूर्वक ले जाते थे। तो एक बार मैं बम्बई आया, वो मामा के यहाँ ठहरा था, उन्होंने कहा फिल्म चलो, तुम पहले तो बहुत देखते थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दिखता। लेकिन उसके अगले दिन सुबह सुबह अखबार में खबर पड़ी कि यहाँ के स्ट्रैंड सिनेमा में कोई फिल्म चल रही थी, हाउस ऑफ वैक्स, और उसमें एक दर्शक गया था, उसको हार्ट फेल हो गया वहां पर देख करके। तो मैंने कहा आज इसको देखने चलेंगे आज। दैट वाज द बिगिनिंग। लेकिन शायद पिछले कई सालों में कमर्शियल सिनेमा में तो शायद मैंने एक ही देखी है, हम आपके हैं कौन। कैसी लगी? अच्छी लगी, चाहे अगले दिन बड़ी लंबी चौड़ी खबरें छपी अखबार में इसके कारण, क्योंकि मैं फिल्म देखने गया, अपराध कर डाला। और किसी एक अखबार ने ये भी लिखा, अपनी कहानी बनाई कि जिसमें उन्होंने लिखा कि द एंटायर ऑडियंस इन द ऑडिटोरियम वाज स्टन्ड व्हेन दे फाउंड अडवाणी वॉकिंग इन विद हिज फैमिली and he sat glued to his seat for 3.5 hours, except once when he went out to buy a packet of popcorn. मैंने कोई पॉपकॉर्न कभी खरीदा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी लिखते हुए कहा, and the popcorn vendor told us that he was humming the tune, दीदी तेरा देवर दीवाना।